This chapter is kinetic theory of gases. When we talk about kinetic theory, तो kinetic means motion से related. तो gases means an assembly of molecules. गैस का मतलब ही है, गैस का मतलब क्या है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स. काइनेटिक थ्योरी मतलब मॉलिक्यूल्स के मोशन. तो मॉलिक्यूल्स के मोशन से गैसेस के बिहेवियर को डिस्क्राइब करना, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. राइट. अब गैसेस के मॉलिक्यूल्स के मोशन से बिहेवियर कैसे डिस्क्राइब करते हैं? राइट. उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं. पहली चीज, प्रेशर क्यों है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. राइट. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. अभी नोट करने की जरूरत नहीं है. राइट. एक बात समझ लो, फोर्स अपॉन एरिया तो हम सब जानते हैं. हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, सब कुछ एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील कर रहे हैं. हम खुद भी. लाइक मेरा ये हाथ है ऐसे, तो इट इज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इफ इट इज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मेरे हाथ का कुछ एरिया होगा, तो अकॉर्डिंगली उतना फोर्स भी लग रहा होगा. वो फोर्स क्योंकि इतना कम है कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, वो एक अलग बात है, बट लग तो रहा है ना. ठीक है. जब ये प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो हमें फोर्स भी फील होना शुरू हो जाता है. राइट. तो लेकिन लग तो रहा है. तो ये फोर्स आया कहां से यहां पे? तो ये फोर्स कैसे आता है? जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन में है. जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर रहे हैं. वो जब मोशन में है तो वो मेरे हाथ पे आएंगे तो टकराएंगे ना. एंड जब कोई भी चीज कोलाइड करेगी तो फोर्स ट्रांसफर होगी, फोर्स ट्रांसमिट होगी. तो ये मॉलिक्यूल यहां टकराया और टकरा के वापस चला गया. ड्यूरिंग दिस पीरियड इसने मेरे हाथ पे फोर्स लगाया और मैंने इसके ऊपर लगाया. वो तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेक्शन लॉ, रिएक्शन लॉ, उसने मेरे ऊपर लगाया, मैंने उसके ऊपर लगाया, और मैंने उसके ऊपर लगाया तभी तो वो वापस गया. अगर मैं नहीं लगाता तो वो तो मेरे अंदर ही घुस जाता. करेक्ट. तो एक फोर्स लग गई. तो प्रेशर को अगर हम माइन्यूटली समझें तो वो किस वजह से है? मॉलिक्यूल मूव किया, वो कोलाइड किया, कोलिजन से फोर्स लगी, दैट फोर्स पर यूनिट कॉल्ड इज प्रेशर. दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. तो प्रेशर सीधे सीधे मॉलिक्यूल्स के मोशन से रिलेटेड है. आ गए ना हम काइनेटिक थ्योरी पे. तो प्रेशर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेटेड टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल. अब अगर हम इसको और डिटेल में समझें तो आइडियल गैस इक्वेशन सबने पढ़ी होती है, हालांकि मुझे इस चैप्टर में पढ़ानी है, लेकिन फिर भी सबने पढ़ी होती है. PV is equal to nRT. राइट. P is pressure, V is volume, N is number of molecules, number of moles होते हैं, एंड नंबर ऑफ मोल्स जितने ज्यादा है उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे. R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड T टेम्परेचर. तो अगर मैं इसमें देखूं P इज इक्वल टू nRT अपॉन V. राइट. तो P कैसे कैसे चेंज होता है? P प्रोपोर्शनल टू N, यानी अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा. P प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी प्रेशर बढ़ेगा. P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी वॉल्यूम अगर कम हो गया तो प्रेशर बढ़ेगा. करेक्ट. वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ेगा. नाउ अब इसको हम काइनेटिक थ्योरी से डिस्क्राइब करते हैं. तो काइनेटिक थ्योरी से डिस्क्राइब करने के लिए हम सोचते हैं एक रूम है, इस रूम में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और ये एक ऑब्जेक्ट है और ये मॉलिक्यूल्स उस पर फोर्स लगा रहे हैं. तो एक एक करके चलते हैं. हमने मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए. अगर हम मॉलिक्यूल्स बढ़ाएंगे तो कोलिजन बढ़ेंगे या कम होंगे? कोलिजन्स बढ़ेंगे. कोलिजन्स बढ़े तो फोर्स बढ़ेगी, फोर्स बढ़ी तो प्रेशर बढ़ जाएगा. सो दैट इज व्हाई व्हाट हैपन कि हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए. पहले 10 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे थे, 20 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स लगेगी. ठीक है. समझ में आ रहा है ना बच्चों? अश्वेत,
यशराज, राइट। अब टेम्परेचर से क्या होता है? टेम्परेचर से स्पीड बढ़ती है। ये हमने अभी थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि जब किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब बॉडी का स्टेट चेंज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, उससे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब दे आर मूविंग विद हाई स्पीड, तो अब हाई स्पीड से कोलाइड करेंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगी या पहले ज्यादा लग रही थी? हाई स्पीड से कोलाइड करेंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगी, राइट। तो ज्यादा फोर्स लगेगी तो प्रेशर बढ़ गया, करेक्ट। तो ये दोनों से प्रूव हो गया। मॉलिक्यूल्स बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा। थर्ड, वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो तो ऐसे सोचो कि इसको मैंने स्क्वीज करके छोटा कर दिया, ये रूम को स्क्वीज करके छोटा कर दिया। अब आप क्या बोलते हो, कोलिजन्स बढ़ेंगे या कम होंगे? कोलिजन बढ़ जाएंगे। कोलिजन बढ़ जाएंगे तो प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। तो वॉल्यूम कम हो गया तो भी प्रेशर बढ़ेगा, करेक्ट। इतना समझ में आता है, राइट। अब सोचो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ना या वॉल्यूम का कम होना, एक ही बात है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का बढ़ना या वॉल्यूम का कम होना, दोनों ही केस में डेंसिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम हो गया तो भी बढ़ गई, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए तो भी बढ़ गई। तो ये दोनों चीजें किससे रिलेटेड है? डेंसिटी से, राइट। टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब ये रिलेटेड है v स्क्वायर से, स्क्वायर ऑफ स्पीड से, करेक्ट। तो इन फैक्ट जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 रो v स्क्वायर। ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है जो हमें डिराइव करना है, राइट। अभी मैं आपको जस्ट एक ओवरऑल ग्लिम्प्स दे रहा हूं कि क्या होता है काइनेटिक थ्योरी में, राइट। तो ये एक फॉर्मूला है जो हम डिराइव करेंगे, ओके। तो अब आप देख लो, दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है प्रेशर, एक डेंसिटी और एक स्पीड। क्योंकि प्रेशर फोर्स किस पे? कोलिजन पे। कोलिजन कब? जब ज्यादा कोलिजन हो या हाई स्पीड से हो, वही दो बात होती है, ठीक है। होप सो इतना समझ में आ गया होगा सबको। अग्रिम, रिया, यशराज, कुछ पूछना है? पूछ लो, कुछ तो पूछ लो। P is equal to 1/3 रो मीन्स डेंसिटी v स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है जो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में और डिराइव भी करेंगे, ठीक है। एनीथिंग एल्स? नहीं, राइट। चलो अब नोट करो कुछ बातें जो आपने अदरवाइज पढ़ रखी हैं, ठीक है। फिर भी we have to gas laws. First, Boyle's law. Boyle's law. For given amount of gas, at constant temperature, pressure of gas is inversely proportional to volume of gas. मेरे हिसाब से आप सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता चल ही गया। द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? n,
n means number of moles या amount of gas, right? And T are constant. And proportionality sign हटाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं PV is equal to constant. इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे PV डायग्राम, so it will be something like that. V वर्सेस P बनाओ या P वर्सेस V बनाओ, एक ही बात है. दिस इज लाइक दिस, जिसको बोलते हैं इनवर्स कर्व, ठीक है. और अगर हम P वर्सेस 1/V में बनाए तो पूरा 1/V देखेंगे तो P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V. तो ये कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन. सो दिस विल बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ. Second, Charles' law. For given amount of gas at constant pressure, volume of gas is directly proportional to temperature of gas. That is V proportional to T, N amount of gas and pressure is constant, right? इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो बिकॉज V proportional to T है, so that will be straight line ग्राफ. लेकिन ये ग्राफ यहां से शुरू नहीं होगा, ये शुरू यहां से होगा, लेकिन अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये ओरिजिन से पास होना चाहिए. It will not start from origin, but when extended, it must pass through the origin. Origin से शुरू क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नहीं होता, राइट? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट जीरो वॉल्यूम, एब्सोल्यूट जीरो वॉल्यूम पॉसिबल ही नहीं है. तो इसलिए ये जीरो से नहीं शुरू होता, थोड़ा आगे से शुरू करते हैं, बट स्ट्रेट लाइन होता है. और इस स्ट्रेट लाइन को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहां से पास होना चाहिए? ओरिजिन से पास होना चाहिए, राइट? थर्ड, Gay-Lussac's law. For given amount of gas, at constant volume, pressure of gas is directly proportional to temperature of gas. That is P proportional to T, N and V are constant. इसके लिए भी अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, लेकिन एक्सटेंड करने पे ओरिजिन से पास होना चाहिए, राइट? नाउ परफेक्ट गैस इक्वेशन.
या आइडियल गैस इक्वेशन। नहीं, देखो परफेक्ट या आइडियल गैस एक लिमिटेड केस है, ठीक है, एक लिमिटेड केस है, बट हम आइडियल पे वर्क करते हैं और फिर फर्दर देखते हैं कि रियल में कितना उससे डेविएट हुआ। तो ये हमारा जनरल स्टडी मेथड होता है। किसी भी चीज को जब हम स्टडी करते हैं तो पहले हम आइडियल सिचुएशन एज्यूम करते हैं और फिर उसके फर्दर डेविएशंस देखते हैं। जैसे जब हम वन डायमेंशन मोशन ग्रेविटी में स्टडी करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ऊपर से नीचे आएगा ऑब्जेक्ट, तो दैट टाइम हम किस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया तो हमने क्या किया, एक आइडियल सिचुएशन ले ली। अब बाद में जब हम विस्कोसिटी में जाते हैं तो हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल हम स्टडी जो फिजिक्स में करते हैं पहले सिंप्लीफाई करते हैं, आइडियल सिचुएशन लेके और फिर उसके डेविएशन करते हैं। इन एनी केस हमारे सिलेबस में रियल गैसेस नहीं है, ओनली आइडियल गैसेस ही है, करेक्ट। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, वही है PV = nRT। तो नोट कर लेते हैं, बाकी पता तो है ही है। बॉयल्स लॉ and Charles' law are combined to give relation between pressure, volume and temperature for given mass of ideal gas, right? This equation PV = nRT is called ideal gas equation. All gases may be considered as ideal at low pressure and high temperature। तो एक लिमिटेड सा केस होता है जब प्रेशर काफी लो होता है और टेम्परेचर काफी हाई होता है, तो सभी गैसेस लगभग आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, करेक्ट। तो सभी गैसेस को हम आइडियल गैस एज्यूम कर सकते हैं एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, राइट। बेसिकली वॉल्यूम हाई होना चाहिए, ठीक है। अगर वॉल्यूम हाई है सेम अमाउंट में तो यू कैन कंसीडर देम आइडियल गैस। वैसे क्यों होता है नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जब हम देखेंगे काइनेटिक थ्योरी कब कब हम वैलिड करते हैं, यानी काइनेटिक थ्योरी के लिए हम क्या क्या एज्यूम करते हैं, राइट। हो गया बच्चों। डाल्टन्स partial pressure law. This law is defined for the mixture of gases, right? This law is defined for mixture of gases, okay? Total pressure of mixture of ideal gases is sum of pressure of individual gas under same temperature and volume condition,
दैट इज P is equal to P1 plus P2 plus and so on. यानी जितनी भी हम आइडियल गैस मिक्स की उन सब के इंडिविजुअल जो प्रेशर थे उन सबको ऐड कर दो तो दैट विल बी द सम ऑफ दैट विल बी द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस. नेक्स्ट इज Avogadro's law. Equal volume of all gases under same wait कर लो 2 मिनट under same pressure and temperature condition consist equal number of molecules. नहीं, जितनी भी गैसेस हैं अगर उनके प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे. दैट इज N1 इज इक्वल टू N2 व्हेन P, V, T आर सेम. सो ये टोटल 5 लॉज है. ओके ठीक है. अभी मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं उसको समझना. ठीक है देखो ये एक वेसल है जिसमें कुछ गैस है जिसका वॉल्यूम 20 cc, cc मीन सेंटीमीटर क्यूब है. प्रेशर 5 एटमॉस्फेरिक है और टेम्परेचर 300 केल्विन है. करेक्ट. ये 3 चीजें चाहिए होती हैं हमें. ये एक दूसरा वेसल है जिसका वॉल्यूम 10 cc है. प्रेशर 10 atm है एंड टेम्परेचर 600 केल्विन है. राइट. ये 2 अलग अलग कंटेनर है, दोनों में सेम आइडियल गैस है. ठीक है. क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूं, मैं कुछ समझाना है वो समझाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू. ये दोनों कंटेनर है, दोनों में सेम आइडियल गैस है, दोनों अलग अलग रखे हैं. मैं क्या किया, इनको एक पाइप से कनेक्ट कर दिया. जब इनको एक पाइप से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा बोलो. किधर से किधर? गैस किधर से किधर ट्रांसफर होगी? राइट टू लेफ्ट. बड़े से छोटे में, छोटे से बड़े में? छोटे से बड़े में. क्यों? प्रेशर ज्यादा है. गैस विल ट्रांसफर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. कब तक? जब तक इक्वल नहीं हो जाए. ठीक है. तो ये ट्रांसमिट हो गया. दैट वाज सिचुएशन बिफोर. राइट. बिफोर. एंड आफ्टर क्या होगा? व्हेन वी हैव कनेक्टेड देम. वॉल्यूम तो चेंज थोड़ी होगा. वॉल्यूम किसका होता है? कंटेनर का. प्रेशर सेम हो जाएगा. दोनों मान लेते हैं P. राइट. प्रेशर दोनों सेम हो गए. और टेम्परेचर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेम नहीं है. ठीक है. ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि टेम्परेचर सेम रखते हुए दोनों को कंबाइन कर दिया. तो हमने देखा गैस का फ्लो हो गया. किधर से किधर? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. कब तक? जब तक प्रेशर इक्वल नहीं हो जाए. अब मुझे ये कॉमन प्रेशर फाइंड आउट करना है. कॉमन प्रेशर फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा?
इस पूरे एपिसोड में गैस की क्वांटिटी सेम रही, इधर से उधर तो हुई लेकिन जितनी पहले थी उतनी ही बाद में है ना, सिर्फ इधर से निकाल के इधर आ गई, इधर से निकल के इधर आ गई, ये तो हुआ। क्यों बच्चों? वॉल्यूम हमेशा कंटेनर का होता है, गैस में जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा कंटेनर का होता है। हम इस रूम में हैं, इस रूम में जो एयर है उसका वॉल्यूम इस रूम के बराबर है, ठीक है। मैं इधर से कुछ एयर निकाल दूंगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी लेकिन वॉल्यूम वही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए लेकिन वॉल्यूम वही रहेगा। तो अब अगर इधर से इधर गैस फ्लो हुई है तो वॉल्यूम तो वही है, व्हाट हैज डिक्रीज्ड? नंबर ऑफ मोल्स। और इधर क्या इंक्रीज हो गया? नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स पहले थे वही बाद में रहेंगे। तो अगर पहले इसमें N1 थे और इसमें N2 थे और बाद में इसमें N1 डैश हो गए और इसमें N2 डैश हो गए, तो व्हाट विल रिमेन सेम? द सम। इतनी बात समझ में आई बच्चों? तो N1 प्लस N2 शुड बी इक्वल टू N1 डैश प्लस N2 डैश, राइट। अब PV इज इक्वल टू nRT से अगर हम N की वैल्यू देखें तो क्या होगा? PV अपॉन RT। तो यहां पे N1 इज P1 V1 अपॉन RT1 प्लस P2 V2 अपॉन RT2 इज इक्वल टू, बाद में प्रेशर कितना हो गया दोनों का सेम, दैट इज P V1 अपॉन RT1 प्लस P V2 अपॉन RT2। अब इसमें R तो सारे कैंसिल हो गए, राइट। अब वैल्यूज डाल दो, P1 कितना 5, V1 कितना 20, T1 इज 300, P2 कितना 10, V2 कितना 10, T2 इज 600, P इंटू V1 20 अपॉन 300 प्लस P इंटू 10 अपॉन 600। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 5 to 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू P/15 प्लस P/60। दिस इज 16 4P प्लस P, this is 6 2 plus 1, right? So this is 1/2 is equal to 5P/60, तो P is equal to 6 atm, 6 atm के बराबर प्रेशर हो गया, है ना। मुश्किल था नहीं, लेकिन 1000 में से एक ही बच्चा कर पाता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें ना P, V और T में घूमते रह जाते हैं, N के बारे में सोचते ही नहीं है। आप क्या करते हैं इसमें? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, फिर बस घूमते रह जाते हैं किसमें क्या रखें। तो देखो, जब भी गैस का ट्रांसफर होता है इधर से उधर, उधर से उधर, तो पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए वो ये कि टोटल अमाउंट ऑफ गैस सेम रहेगा, राइट। सोचो, कुकर में खाना बन रहा है तो अंदर स्टीम है, दैट इज अ गैस, प्रेशर बढ़ता गया, एक टाइम पे विसिल बजी तो क्या हुआ? गैस निकली, प्रेशर कम हो गया। अब इस प्रेशर कम होने के प्रोसेस में देखो, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। वॉल्यूम तो कुकर का है जो वॉल्यूम है, और टेम्परेचर जो चल रहा था वही है। इतनी देर में सीटी बजी, इतनी देर में तुमने कुछ थोड़ी किया, तो टेम्परेचर तो सेम रहेगा। नहीं, द मोमेंट विसिल हो रही है तो उस टाइम गैस तो वैसी चल रही है ना, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। फिर प्रेशर कम क्यों हुआ? क्योंकि अमाउंट ऑफ गैस कम हो गया। PV इज इक्वल टू nRT से देखो, V सेम है, T सेम है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू N। तो अगर स्टीम 1/10 रह गई तो प्रेशर भी 1/10 हो गया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, जब इस टाइप की सिचुएशन में फंस जाओ तो नंबर ऑफ मोल्स को कंसीडर करो, तो नंबर ऑफ मोल्स के बारे में भी सोचना चाहिए, राइट। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके।